हमारे देश में कई प्रकार के पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहारों की इस प्रक्रिया में एक त्योहार ऐसा भी है जो हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। इस त्योहार में जनता और नेता एक साथ तन मन से अपना लीडर तय करते हैं, जिसे चुनाव कहा जाता है। राजस्थान सहित पूरे देश में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पाली निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान में 2 चरणों में आयोजित लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इस बार जिले में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने की कोशिश रहेगी। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, यूआईटी सचिव पूजा सक्सेना, जिला परिषद सीओ मौजूद रहे। लिए ईएलसी जो हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, स्कूलों में जो क्लब बने हुए हैं, उन सबके माध्यम से इनको भी हम लोग प्रेरित करेंगे। आपको जैसा एडीएम साहब ने भी बताया कि पिछली बार जिनको होम वोटिंग की सुविधा थी वो 80 वर्ष वाले लोग थे। इस बार 85 से ज्यादा वाले लोगों की संख्या है, तो 85 से ज्यादा वाले इस जिले में कुल 23,217 मतदाता है। ये सूचना भी हम आपके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे पीआरओ साहब को मैं कॉपी देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देंगे। सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। जो ऊंचाई है उसको लेकर के इशू है। कुछ जगहों पर टॉयलेट्स को लेकर के उनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता है। हमने निर्देश जारी कर दिए। प्रत्येक बूथ पर जो एएमएफ और ईएमएफ के 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसको कहते हैं अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी एंड एसेंशियल मिनिमम फैसिलिटी। इसमें आपके बिजली है कि गर्मी का समय रहेगा, इस दौरान वहां पर पेयजल, पीने के पानी की व्यवस्था और छाया, ये विशेष रूप से इन दोनों चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो ये हमें वहां पर उपलब्ध व्यवस्थाओं के साथ साथ यदि एडिशनल व्यवस्थाएं भी करवानी पड़ी तो हम करवाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी शौचालय हैं उनमें महिला शौचालय भी यथासंभव जहां पर सैंक्शन है वो बने हो और उन सब में पानी की समुचित व्यवस्था हो। बुजुर्ग लोगों की संख्या भी यदि अधिक है तो हमने निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें पास वाले कमरे में आराम से बिठा दिया जाए, ताकि वो लाइन लंबी है तो उन्हें इंडिविजुअली दिव्यांगजन अथवा जो लोग स्वयं लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने आते हैं उन लोगों को उचित व्यवस्था मिले, ताकि अधिकाधिक वोटिंग परसेंटेज हम लोग अचीव कर पाए। मुझे आप लोगों के सामने ये स्वीकार करने में, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाली जिला पिछली बार लोवेस्ट था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो आपकी टीम के साथ मिलकर के मुझे ये प्रयास करना है कि हम 33वें नंबर पर नहीं है। हम भी इस दौरान पूर्ण स्वीप गतिविधियों के साथ प्रचार प्रसार करेंगे, खूब प्रचार प्रसार करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी अपना करेंगी, हम ये करेंगे, वोट करेंगे और उसमें आपका भी सहयोग वांछनीय है। और कोई आपका प्रश्न हो, कोई बात हो सकता है। एसपी साहब से निवेदन था, साउथ की ओर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आते थे साउथ की ओर से, जैसे कर्नाटक है, बॉम्बे है, पुणे है, गुजरात से, उनके चेकिंग की जो व्यवस्था है या तो अपनी के पे क्लियर होती है, लेकिन इन्होंने एक शॉर्टकट निकाल रखा है। ये गाजीपुर और दूसरी व्यवस्था यहाँ पे अपने जानकारी ये अपने इधर जोधपुर की ओर जाने वाला टोल है ना, वहाँ पे चेकिंग होती है। इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता निकाल रखा है। ये गाजीपुर टोल है ना, उसको पार करके निकल जाते हैं, बाया जुबिला हो गए, कभी गाजीपुर रोके, उसमें काफी बार कुछ अभ्यास किए। उनसे वोट कैसे इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। सामान्यतः ये जानकारी का विषय होता है। अगर कोई आदमी जुडिशियल कस्टडी में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, अर्थात उसे निरुद्ध कर रखा है सरकार ने, तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में ही सामान्यतः लोग है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रिवेंटिव डिटेंशन में अपने यहाँ पर अभी कोई नहीं है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले को वो वोट देने का अधिकार है, पर जो जुडिशियल कस्टडी में उनको वोट का अधिकार नहीं है, हालांकि वो चुनाव लड़ सकते। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है कि चुनाव की ड्यूटी में जो अधिक वाहन होते हैं उनके ड्राइवरों को वोट नहीं लगते हैं, उसके लिए क्या होता है? आपका बिल्कुल वाजिब कथन है। अभी हम लोगों ने इस बारे में विस्तारपूर्वक बात करी है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि इसके लिए भी एक बार पोस्टल बड़ी ऐप तैयार किया गया है, जिसमें
हमारे चुनाव वाले जो कार्मिक हैं वो कार्मिक, पुलिस के कार्मिक, आपको जानकर के अच्छा लगेगा, हम लोग पिछली बार जहाँ थे पुलिस कर्मियों की संख्या जनरली, जैसे यहाँ पर एसपी साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से 3000 के आसपास 3000 के आसपास लोग हैं। तो उन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे ही कोई वाहन अधिग्रहण का कागज उसे दिया जाए, उसके ड्राइवर और जो कंडक्टर या जिसको हम लोग सामान्य भाषा में खलासी बोलते हैं, उनके भी 12 भर के दिए जाए ताकि वो हमें तत्काल समर्थन मिल जाए। और उन्हें लोकसभा चुनाव में एक विशेष बात है, पहले खाली पोस्टल बैलेट था, अब इस बार जो स्थिति है वो ये है कि पोस्टल बैलेट और ईडीसी 2 चीज होगी। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको मिला हुआ रहेगा, अर्थात इसी लोकसभा क्षेत्र का निवासी यहीं पर ही है, तो वो किसी भी मतदान केंद्र पर अपने सर्टिफिकेट को बता करके और वोट दे सकता है, भले से वहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो अथवा नहीं हो। तो इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी 100% वोट कर पाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि वो भी ड्यूटी में आते हैं और उन लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाना कदापि उचित नहीं है, और उनको फैसिलिटेट करना हमारा दायित्व है। सर, खर्चा वाली महिलाएं जैसे कि 22 से 25 के बीच में किसी की डिलीवरी होगी, तो ऐसी स्थिति में वो मतदान से वंचित रह जाती है। यही बात पिछले साल भी ऐसी कई महिलाएं थी जो मतदान से वंचित रही, उनके लिए कोई ऐसी कोई इसमें व्यवस्था है जैसे आपने सीबीएसई टीचर के लिए की? आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, और मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसी प्रकार का कोई भ्रामक तथ्य आपको नहीं देना चाहता। मेरी समझ के अनुसार इस प्रकार का अभी तक कोई प्रोविजन मुझे ध्यान में नहीं आया, परंतु आपके सुझाव को उचित और सक्षम स्तर पर पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। कल चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है पाली लोकसभा क्षेत्र के चुनाव द्वितीय चरण में है, जैसे कि आपको पता है। घोषणा के बाद कार्यक्रम के संदर्भ में अपने यहाँ पर 28 तारीख से नॉमिनेशन लिए जाएंगे, 4 तारीख तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे, 5 तारीख को जांच होगी, 8 तारीख से विड्रॉल होगा, और 26 अप्रैल को चुनाव। इस सारी पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय द्वारा विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे के सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। जिले की सांख्यिकीय सूचनाएं जो भी है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोगों के द्वारा यहाँ पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो विभिन्न तैयारियां की गई है वो लगातार चली रही थी। अभी भी मतदाता सूची के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के संदर्भ में चुनाव में मतदाता सूची विशुद्ध रूप से तैयार हो। नंबर 1, सब लोगों के नाम जुड़े हुए हों, गलत लोगों के नाम भर सके, और ये नाम कब तक कर सकेंगे इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमने मीटिंग कर ली, उन्हें भी बता दिया गया है। इसके बाद दूसरा, चुनाव समावेशी हो, मतदाता सूची बिल्कुल सही रूप से हो, चुनाव समावेशी हो। इसका आशय है कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, चाहे वो समाज में ट्रांसजेंडर हो, चाहे समाज में वो बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, अथवा अन्य किसी भी श्रेणी के लोग हों जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो, अथवा जिन्हें किसी भी प्रकार का भय अथवा संत्रास होने की आशंका हो, उन सब लोगों से मतदान किस प्रकार से करवाया जा सकता है, इसके लिए जिला प्रशासन, हम सब लोग मिलकर के, हम एसपी साहब और हमारी पूरी टीम ये प्रयास करेंगे। ये सारा चुनाव होने के बाद काउंटिंग 4 जून को भी, उसके लिए भी जो हमारी बांगड़ विद्यालय है उसमें, महाविद्यालय है उसमें काउंटिंग की जाएगी। मोटे रूप से जिले की सांख्यिकीय सूचनाओं के संदर्भ में और अन्य विस्तृत सूचनाओं के संदर्भ में सांख्यिकीय जानकारी और अन्य हमारे किए गए प्रयासों के संदर्भ में डिप्टी डीओ एडीएम साहब कुछ बताएंगे, और उसके बाद में कंक्लूडिंग रूप में वापस, या आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनके बारे में बताएं। आप सभी का इसमें स्वागत, और मैं शुरुआती शब्द से करना चाहूँगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द यूज हुआ था एम, तो वहाँ हुआ था 4M। तो हम लोग भी जिला प्रशासन पे इस पूरा प्रयास करेंगे कि इस पूरे चुनाव में जो 4M वर्ड यूज हुआ है उसकी हम पालना कराएं। मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC, इन 4 शब्दों पे पूरे इलेक्शन डिपार्टमेंट का ECI का फोकस रहेगा। एक चीज और ऐड करते हुए कि इन सब में एक M का बहुत बड़ा रोल होगा, वो मीडिया है। तो हमारे नेचुरल लाइफ है, इन 4 M को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कराने में 5 M जो आप लोग हैं उनका रोल रहेगा।
तो इनको जो इसका जो अपना 4th एम का हम स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से, जो अपना एमसीसी है। चूंकि इलेक्शन का डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होते ही एमसीसी फोर्स हो जाती है और इसमें हमारे जो शुरू के जो 72 घंटे हैं, यानी प्रथम 3 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी जो एसओपी है जो फर्स्ट 24 आवर्स की, कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का रिप्लेसमेंट जो भी हो रखा है, किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई पोस्टर या पॉलिटिकल फोटो लगे हुए हैं उसे हटा दिए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे जिले में से सभी सरकारी कार्यालयों से लगभग ये चीजें हट चुकी हैं और जो कोई कार्य नहीं रह भी है तो लगभग 3 बजे तक सब चीजें हट जाएंगी। किसी प्रकार की जो हमारे सरकारी व्हीकल्स हैं जो कि जनप्रतिनिधियों के पास हैं, उनका उपयोग अब उनके द्वारा नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग हम उनका अलग से रिजर्व कर देंगे व्हीकल्स को। आने वाला फिर जो अगले जो 24 घंटे होंगे 48 आवर्स, उसमें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी बस है, रेलवे है, चौराया है, बिजली के पोल्स हैं, वहां पर कहीं पर भी यदि कोई इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है पॉलिटिकल फंक्शनरी का, किसी सरकारी योजना का जिसमें कि फोटो लगा हुआ है, उन सबको भी हम लोग वहां से याद हटा देंगे या उनका फोटो कवर कर देंगे। इसके बाद जो 72 घंटे यानी 30 दिन जो होगा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का होता है कि किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे भी यदि कोई फोटो लगा हुआ है, नारा लिखा हुआ है, तो उसको भी हमारी जो लोकल मशीनरी है, जो कि शहरी क्षेत्र में हमारी नगर पालिका है, नगर परिषद है, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, उन सबके माध्यम से सबको हटा दिया जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्तर पर ना हो, इसकी आप लोग अपील जारी करेंगे हमारी ओर से। और इसके लिए हमारे जो डीएलओ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, उन सबसे भी आज कलेक्टर साहब द्वारा सुरक्षा पूरी मीटिंग ले ली गई है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग ले ली गई, सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया। तो मैं मानता हूँ कि एमसीसी की पालना हम लोग पूरी तरह से करा लेंगे। एमसीसी की पालना के लिए जो हमारी जो टीम्स बनती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है और बीएसटी है, वीवीटी है, ये तीनों टीम हमारी कल से ही सक्रिय हो गई है। फील्ड में है तीनों टीम 24/7 और लगातार ये टीम इस बात पर निगरानी रखेगी कि कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। इसके अलावा यदि कोई अन्य चुनावी शिकायत आती है तो उसका भी तत्काल रूप पालना वहां पर करेंगे विद वीडियोग्राफी, ताकि मौके पर कहीं ऐसी कोई बात आएगी तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। सी विजिल है, इससे आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं। ये भी एमसीसी की पालना में बहुत इफेक्टिव रोल इसने प्ले किया पिछले चुनावों में। इस बार भी सी विजिल हमारा एक्टिवेट हो गया है। जो भी शिकायत इसका रियल टाइम शिकायत आती है, इसमें विद वीडियोग्राफ आती है, तो उसको जैसे शिकायत आएगी 100 मिनट्स के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल करना हम सबके लिए आवश्यक है। तो हमारी टीम के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की चुनाव की कोई शिकायत एमसीसी को लेकर के अदरवाइज कोई शिकायत आती है तो हम उसको 100 मिनट्स के अंदर डिस्पोजल करेंगे दिस वे और दैट वे, जो भी उसमें पाया जाता है। और होम वोटिंग एक इस बार हमने पिछली बार देखा होम वोटिंग के बारे में, इस बार पुनः होम वोटिंग रहेगी, लेकिन चेंज हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछली बार हमारे जो 80+ उम्र के जो व्यक्ति थे उन सबके लिए था ये वाला, इस बार 85 वर्ष उसमें कर दिया कि 85 साल के जो इच्छुक व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, उन्हीं पे लागू रहेगा। और दूसरी जो कैटेगरी है इसमें दिव्यांगजन की है कि कोई दिव्यांगजन जो 40% से अधिक दिव्यांगता रखता है वो व्यक्ति इसमें होम वोटिंग के लिए पात्र होगा। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, वो इच्छुक भी होना चाहिए। इच्छुक भी और पात्र हो तो वो व्यक्ति होम वोटिंग के लिए पात्र होगा। और हमारे यहाँ से हमारे जो एसडीएम साहिबान जो AR होते हैं इलेक्शन में, उनके माध्यम से फॉर्म 12D हम बंटवा रहे हैं। फॉर्म 12D भर करके जब आएंगे उनके माध्यम से उसको जांच होगी और इच्छुक और पात्र व्यक्तियों द्वारा जो फॉर्म भर के दिए जाएंगे और जांच में जो सही पाए जाएंगे उसकी वोटर लिस्ट अलग से बनेगी। वो वोटर लिस्ट हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी शेयर करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो घर पर वोट डलवाना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता रहे कि कौन व्यक्ति घर पर वोट डालना चाहते हैं। फिर उनका जो वोट व्यक्ति के पास जाने का मौका मिलेगा यदि वो किसी वजह से पहले में कवर नहीं होता है तो। लेकिन दोनों राउंड में कोशिश करेंगे कि जो भी होम वोटिंग जिसने अप्लाई किया है